हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में झारखंड बोर्ड द्वारा जारी 2024 क्लास 11th के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी मॉडल पेपर में सभी क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। देखिए, आपका एग्जाम में समय 1 घंटा का रहेगा और कुल पूर्णांक 40 रहेगा। आगे सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। कुल 40 प्रश्न रहेंगे परीक्षा में। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, कुल 40 क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटा में परीक्षा देना है OMR सीट में। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? क्या बोला? सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का कार्य इनमें से कौन नहीं है? आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का पूर्वानुमान। देखिए, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का कार्य होता है पहले आंकड़ों को एकत्रित करना यानी आंकड़ों का संकलन करना, उसके बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करना यानी आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करना, उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण करना, उसके बाद आंकड़ों को रेखाचित्र में प्रस्तुत करना, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करना। लेकिन आंकड़ों का पूर्वानुमान ये सही नहीं है। आंकड़ों का पूर्वानुमान ये सांख्यिकी का कार्य नहीं है। 1 का सही उत्तर डी होगा। 1 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है? एक उत्पादक है। जो एक वस्तु से नए वस्तु का निर्माण करेगा उसे उत्पादक कहते हैं। तो श्याम लकड़ी से फर्नीचर यानी कुर्सी, टेबल, पलंग इत्यादि का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ श्याम है एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। 2 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, समझिए। आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है गणनाकार यानी अनुसंधानकर्ता। याद रखिएगा, जो आंकड़ों को एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, उसे अनुसंधानकर्ता या गणनाकार कहते हैं। 3 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सन 1951 में। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी सन 1951 ईस्वी में। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, समय के अनुसार समूहित किए गए आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण। काल मतलब समय होता है। जब आंकड़ों को समय के अनुसार वर्गीकरण करते हैं तो उसे कहते हैं कालानुक्रमिक वर्गीकरण। 5 का सही उत्तर बी होगा, बी। देखिए दाएं, देखिए दाएं, जब स्थान के अनुसार बोलेगा तो उसको बोलेंगे भौगोलिक वर्गीकरण। जब समय के आधार पर बोलेगा तो उसको बोलेंगे कालानुक्रमी वर्गीकरण। जब गुण के आधार पर बोलेगा तो उसको बोलेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। और जब संख्या के आधार पर बोलेगा तो उसको बोलेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयु, आय, मूल्य ऐसे बोलेगा तो ये संख्या है, इससे कहेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण। जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता ये गुण है, इसको बोलेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, देश, प्रदेश, जिला, शहर यह स्थान है, इसे कहेंगे भौगोलिक वर्गीकरण। और समय बोलेगा यानी दिन, वर्ष, सप्ताह, महीना ये समय है, इसे कहेंगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, 5 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है? सही उत्तर बी होगा, बी। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। मध्य बिंदु मतलब बीच का मान। किसी वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा के ठीक बीच में स्थित मूल्य को मध्य बिंदु, मध्य मूल्य कहते हैं। कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु निकलता है m बराबर L1 प्लस L2 बटा 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ बटा 2। तो बोल सकते हैं उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। ठीक है, मध्य बिंदु का सिंबल स्मॉल m होता है। स्मॉल m बराबर होता है L1 प्लस L2 बटा 2, यानी दोनों वर्ग सीमा का औसत। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, दोनों का जोड़ बटा 2।
6 का सही उत्तर बी होगा, 6 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 पढ़िए, 7 नंबर। परास से तात्पर्य है, परास यानी रेंज, रेंज किसे कहते हैं, परास क्या है, परास मतलब क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का अंतर। ठीक है, कोई आंकड़ा में जो अधिकतम मूल्य होता है और न्यूनतम मूल्य होता है उसके अंतर को बोलते हैं परिसर, विस्तार, उसे ही परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी परास बराबर होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, 7 का सही उत्तर बी होगा, बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। आगे देखिए सवाल नंबर 8 पढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन समझिए। वृत्त आरेख है, वृत्त आरेख यानी पाई डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम किसे कहते हैं, एक बीमीय आरेख, द्विबीमीय आरेख, आगे है त्रिबीमीय आरेख, अबीमीय आरेख। देखिए दंड चित्र बोलेगा तो आंसर होगा एक बीमीय आरेख, आयत चित्र बोलेगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों लेते हैं, उसको बोलेंगे क्षेत्रफल चित्र, उसको बोलेंगे द्विबीमीय आरेख। लेकिन वृत्त आरेख में, पाई डायग्राम में कोई आरेख नहीं होता है, गोल होता है। वृत्त आरेख पाई डायग्राम गोल होता है, जो अबीमीय होता है। ठीक है, उसमें कोई बीमा नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है। दंड चित्र में एक बीमा होगा, उसमें लंबाई लेते हैं। आयत चित्र में द्विबीमा होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों लेते हैं, उसको क्षेत्रफल चित्र भी कहते हैं। लेकिन वृत्त चित्र में कोई बीमा नहीं होता है, कोई आरेख नहीं होता है, अबीमीय होगा। वृत्त चित्र गोल होता है, इसीलिए कहलाएगा अबीमीय आरेख। 8 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है बहुलक, 9 का सी होगा, बहुलक। आयत चित्र से ज्ञात करते हैं बहुलक। देखिए दाएं लिखा हुआ है, दाएं पढ़िए। आवृत्ति आयत चित्र, जिसका आवृत्ति अधिकतम होता है उसे बहुलक कहेंगे। यानी आवृत्ति आयत चित्र से बहुलक ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, आवृत्ति आयत चित्र बोलेगा या बारंबारता चित्र बोलेगा, उससे निकालते हैं बहुलक, उससे बहुलक प्राप्त होता है। लेकिन बोलेगा संचयी आवृत्ति चित्र, ओजाइफ कर्व, त्वरण चित्र, उससे निकलता है माध्यिका। याद रखिएगा, आवृत्ति आयत चित्र, बारंबारता चित्र से निकलेगा बहुलक, लेकिन संचयी आवृत्ति चित्र, ओजाइफ कर्व, त्वरण चित्र से निकलता है माध्यिका। यहां पर आयत चित्र दिया है तो उत्तर होगा बहुलक, 9 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है, कितना होता है। देखिए वृत्त आरेख में केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री होता है। यदि उसे 100 भागों में बांट देंगे तो 360 बटा 100, 360 भागा 100 हो जाएगा 3.6 डिग्री। प्रत्येक भाग का अंश होगा 3.6 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त आरेख में केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री होता है, 100 भागों में यदि बांट देंगे तो प्रत्येक भाग हो जाएगा 3.6 डिग्री का। 10 का ए होगा, ए। आगे देखिए 11। दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक का मान निकालना है तो बहुलक माने क्या, जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है उसे बहुलक कहेंगे। सभी आंकड़ों को देखिए, आंकड़ों में 26 3 बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, 26 सबसे अधिक बार आया है, उसे बहुलक कहेंगे। 11 का सी होगा, 26। आगे देखिए सवाल नंबर 12। चतुर्थक यानी क्वार्टाइल वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। याद रखिएगा, चतुर्थक में आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्वार्टाइल यानी चतुर्थक में आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटती है। 12 का सी होगा, 4 बराबर भागों में, 12 का सी। आगे देखिए 13। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। माध्यिका का कौन सा विशेषता है, खोजिए। देखिए माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही उत्तर ए होगा, ए। माध्यिका आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। माध्यिका मतलब क्या, आधा बाएं आधा दाएं, बीच में होता है माध्यिका। किसी आंकड़ों के ठीक बीच में स्थित मूल्य को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका आंकड़ों को आधा बाएं आधा दाएं यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। 13 का ए होगा। आगे देखिए 14 पढ़िए। 14। निम्न दिए गए आंकड़ा से परास की गणना कीजिए। क्या बोला, दिए गए आंकड़ा से परास यानी रेंज, परिसर, विस्तार की गणना कीजिए। तो परास क्या होता है, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य का अंतर। यहाँ पर अधिकतम मूल्य है 150 150 और न्यूनतम मूल्य है 20 यानी 20। तो परास रेंज हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, आर बराबर एल माइनस एस, यानी 150 माइनस 20, 130 आंसर होगा। 130 130।
14 का सही उत्तर सी होगा। 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिए सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? वितरण की असमानता की माप करता है लॉरेंज वक्र, याद रखिएगा। वितरण की असमानता की माप करता है लॉरेंज वक्र। 15 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन यानी प्रमाप विचलन भी कहते हैं, मानक विचलन को गणना करना है। आंकड़ा दिया है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपको मानक विचलन यानी प्रमाप विचलन का गणना करना है। देखिए मानक विचलन ज्ञात करने के लिए पहले आपको आंकड़ों से समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। 4, 5, 6, 7, 8 का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य यानी एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन, यानी सबका जोड़ बटा नंबर। सबका जोड़ हो जाएगा 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 बटा 5। 5 क्या है? नंबर, पदों की संख्या। तो 30 बटा 5 यानी 6 आएगा। समांतर माध्य एक्स बार का मान कितना आया? सबका जोड़ बटा नंबर यानी 30 बटा 5, 6 आया। अब निकालना है मानक विचलन। तो पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स को लिख दिए 4, 5, 6, 7, 8। अब निकालेंगे डी एक्स। तो डी एक्स कैसे निकलता है? एक्स माइनस एक्स बार। एक्स दिया हुआ है, एक्स बार समांतर माध्य निकाले हैं, 6 आया है। तो एक्स माइनस 6 करना है, एक्स में 6 को माइनस करना है, एक्स बार को घटाना है। तो 4 में 6 गया -2, 5 में 6 गया -1, 6 में 6 गया 0, 7 में 6 गया 1, 8 में 6 गया 2। अब क्या करना है? dx जो निकला dx का स्क्वायर करना है, dx का वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है? dx स्क्वायर जो निकाले सबका जोड़ करना है, यानी सिग्मा dx स्क्वायर निकालना है। तो सबका जोड़ हो जाएगा 10, 4 1 5, 4 1 5, 5 5 10 हो जाएगा। सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया? 10 आया। अब मानक विचलन कितना होगा? मानक विचलन यानी प्रमाप विचलन का सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर सिग्मा dx स्क्वायर बटा एन। यहाँ पर सिग्मा dx स्क्वायर आया है 10 और n पदों की संख्या 5 है। 4, 5, 6, 7, 8, 5 गो पद है तो 5 से भाग देंगे, यानी अंदर रूट 10 बटा 5। 10 बटा 5 कितना होगा? अंदर रूट 2 होगा। अंदर रूट 2 का मान होता है 1.414। 16 का सही उत्तर बी होगा। मानक विचलन कैसे निकालते हैं? पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको x बोलते हैं, उससे निकालते हैं x बार समांतर माध्य, सबका जोड़ को नंबर से भाग देते हैं। फिर निकालते हैं dx। dx कैसे निकलता है? x माइनस एक्स बार, जो दिया है उसको x बोलेंगे, समांतर माध्य x बार निकालेंगे, दोनों का माइनस करेंगे, उसको dx बोलते हैं। फिर निकालेंगे dx स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे? dx स्क्वायर में सबको जोड़ेंगे, यानी सिग्मा dx स्क्वायर निकालेंगे। फिर लगाएंगे मानक विचलन का फॉर्मूला, सिग्मा बराबर अंदर रूट सिग्मा dx स्क्वायर बटा एन। 10 बटा 5 यानी अंदर रूट 2, वैल्यू आएगा 1.414। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। 16 का बी होगा, 16 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 पढ़िए। निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? ये जो चित्र है दो चरों यानी एक्स वाई के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? देखिए ये जो चित्र है बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ रही है, तो जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन। एक सरल रेखा में है तो बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, यानी रिलेशन इक्वल टू +1। याद रखिएगा, जब सरल रेखा में जाएगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। सरल रेखा में ग्राफ ऊपर जाएगा तो बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, रिलेशन इक्वल टू +1। जब सरल रेखा में ग्राफ नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, रिलेशन इक्वल टू -1। याद रखिएगा, ठीक है। और जब वक्र बनेगा तो उसको बोलेंगे वक्रीय सहसंबंध। यहाँ रेखा है तो बोलेंगे रेखीय सहसंबंध। रेखा कैसा है? सीधा है तो पूर्ण, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो धनात्मक, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा, रिलेशन +1 होगा। जब सरल रेखा में ग्राफ नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे रिलेशन -1, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। यहाँ पर 17 का बी होगा, 17 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 18 पढ़िए।
पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है +1 तथा -1 के बीच में। याद रखिएगा, सहसंबंध गुणांक जिसका भी कहे, हमेशा याद रखिएगा, सहसंबंध गुणांक का मान, सहसंबंध गुणांक की सीमाएं -1 से +1 के बीच में होता है। 18 का डी होगा, 18 का डी सहसंबंध गुणांक का परिमाण पहले कार्ल पियर्सन ने दिया था, जिसका सीमा, जिसका मान होता है +1 तथा -1 के बीच में। 18 का डी होगा। आगे देखिए 19 पढ़िए। कीमत सूचकांक क्या मापता है? कीमत सूचकांक यानी मूल्य निर्देशांक क्या मापता है? आंसर होगा ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को कीमत सूचकांक या मूल्य निर्देशांक कहते हैं। याद रखिएगा, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को कीमत सूचकांक कहेंगे। 19 का ए होगा, 19 का सही उत्तर ए, 19 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 20 को पढ़िए। 20, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? देखिए, दो वैज्ञानिक है, दो अर्थशास्त्री है, लेसिपियरे और पासे। लेसिपियरे आधार वर्ष की मात्रा यानी Q0 को भार के रूप में माना था, और पासे चालू वर्ष की मात्रा यानी Q1 को भार के रूप में लिया था। ठीक है, यहाँ पर पासे का मूल्य निर्देशांक बोला है, मूल्य सूचकांक बोला है, तो भार के रूप में लिया था पासे Q1 को यानी चालू वर्ष की मात्रा को। आधार का सिंबल 0 होता है, चालू का सिंबल 1 होता है, मात्रा का सिंबल क्वांटिटी होता है। ठीक है, आधार वर्ष की मात्रा बोलेगा तो Q0, चालू वर्ष की मात्रा बोलेगा तो Q1। लेसिपियरे भार के रूप में लिया था आधार वर्ष की मात्रा Q0 को, और पासे भार के रूप में लिया था चालू वर्ष की मात्रा Q1 को। 20 का सही उत्तर सी होगा, 20 का सी। देखिए आगे सवाल नंबर 21, 21 को पढ़िए। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। सभी ऑप्शन को देखिए, पढ़िए। सही उत्तर डी होगा, डी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ सर्वप्रथम झारखंड का जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में किया था। 1907 20वीं शताब्दी के प्रारंभ कहलाएगा। ठीक है, टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्थापना 1907 में सर्वप्रथम भारत देश में झारखंड का जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, तो 1907 को कहेंगे 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। 21 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 22, 22, भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? सही उत्तर ए होगा, ए, वर्ष 1921 के पूर्व यानी बिफोर 1921। ठीक है, भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान अवधि माना जाता है वर्ष 1921 के पूर्व, बिफोर 1921 को। ए होगा, ए। आगे देखिए 23, 23, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्ष योजना किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत रूस से यानी पूर्व सोवियत संघ से। 23 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 24, 24 पढ़िए। प्रशुल्क लगाया जाता है, प्रशुल्क यानी टैरिफ, टैरिफ लगाया जाता है आयातित वस्तुओं पर। विश्व से जो हमारे देश में वस्तुओं का आयात होता है उस पे लगाया जाता है प्रशुल्क यानी टैरिफ। ठीक है, याद रखिएगा, प्रशुल्क यानी टैरिफ। ठीक है, आयात की जाने वाली, आयात होने वाली वस्तुओं पर। 24 का डी होगा, डी, आयातित वस्तुओं पर। आगे देखिए दाएं, दाएं लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है आयकर, इनकम टैक्स पर, संपत्ति कर पर। बोलेगा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है बिक्री कर पर, जीएसटी पर, वस्तु के उत्पादन पर। ठीक है, उत्पादन कर, बिक्री कर, जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष कर है। आय कर, संपत्ति कर, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 25, 25 पढ़िए। भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, भारत जैसे देशों में लघु यानी छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देने का कारण क्या हो सकता है? आगे नीचे कूट दिया है, सही कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कूट है निम्न पूंजी की आवश्यकता, ये सही बात है। लघु छोटे उद्योगों में निम्न पूंजी की आवश्यकता होती है, पहला सही है। दूसरा देखिए, अधिक रोजगारों का सृजन करने में सक्षम। हाँ, जब लघु छोटे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, नए अधिक रोजगारों का सृजन होगा। दोनों बात सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए तीसरा,
तीसरा है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं। लघु छोटे उद्योग बड़े उद्योग के साथ कंपटीशन करने में सक्षम नहीं होगा, कंपटीशन दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर बात सही नहीं है, क्योंकि छोटे उद्योग में कम पूंजी लगता है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में होता है अधिकतर। ठीक है, तो वह बड़े उद्योगों के साथ कंपटीशन दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर बात गलत है। 1 नंबर 2 नंबर सही है। निम्न पूंजी की आवश्यकता होगा, अधिक रोजगार का सृजन होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, सी होगा सी। आगे देखिए सवाल नंबर 26, 26 को पढ़िए। 26 है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुआ, का गठन कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में WTO कहते हैं, का गठन स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 27 पढ़िए। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग कौन कौन है? नई आर्थिक नीति 1991 यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को LPG नीति या यू टर्न नीति भी कहते हैं। LPG नीति को यू टर्न नीति यानी नई आर्थिक नीति 1991 कहेंगे, जिसके 3 पार्ट हैं। L से लाइबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, G से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उपयुक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी होगा, डी। ठीक है, देखिए लाइबरलाइजेशन यानी उदारीकरण मतलब सरकार द्वारा छूट मिलना, मुक्त व्यापार होना, लाइसेंसिंग प्रणाली को हटा देना। ठीक है, प्रतिबंध को हटाना। निजीकरण यानी निजी क्षेत्र के उद्योग को अधिक बढ़ावा देना, निजी व्यापार को प्रोत्साहित करना। आगे वैश्वीकरण यानी भारत का व्यापार विश्व तक पहुंचाना। ठीक है, भारत का विदेशों के साथ व्यापार होना, विश्वव्यापीकरण होना, उसको बोलेंगे वैश्वीकरण। उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए 28 पढ़िए। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है 3 गो है, 3 ठो। वर्तमान में 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेलवे परिचालन यानी भारतीय रेलवे, तीसरा सड़क निर्माण। ये तीनों अभी सरकार के अंदर चलता है, सरकार चलाता है। इसको बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग। 3 गो है, परमाणु ऊर्जा, भारतीय रेलवे, सड़क निर्माण। ये सरकार करता है जो सार्वजनिक है। आगे देखिए सवाल नंबर 29 भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया था। इसके तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताता है। ठीक है, 4 अगस्त 2009। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 30 पढ़िए। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है आयरलैंड। ठीक है, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है आयरलैंड, जहां पर नया नया खोज होता है। ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से नया नया खोज होता है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश कहते हैं। 30 का ए होगा, ए। आगे देखिए 31 पढ़िए। 31 मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। क्या बोला? मानव पूंजी के बारे में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। मानव पूंजी क्या होता है? जो मनुष्य के अंदर होता है, यानी शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, कौशल, मतलब वो क्या जानता है, क्या सीखा है, उसको मानव पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी दिखेगा, आपका धन संपत्ति, पैसा, घर द्वार भौतिक पूंजी है। ठीक है, वस्तु भौतिक पूंजी होगा, लेकिन मानव पूंजी दिखेगा नहीं। मानव पूंजी अदृश्य होती है। पहला बात सही है, मानव पूंजी अदृश्य होती है, यह मानव के अंदर होती है। शिक्षा, ज्ञान, विवेक, कौशल, स्वास्थ्य, आप क्या जानते हैं, आप क्या सीखे हैं, ये सब यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। दोनों बात सही है। ठीक है, मानव पूंजी अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देगा, मनुष्य के अंदर होता है, और यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है कि कितना ज्ञान है, शिक्षा कैसा है, कौशल क्या सीखा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। सही उत्तर सी होगा, सी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 31 का सी होगा। आगे देखिए 32 ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, जो 1970 में हुआ था। जनक है डॉक्टर कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन है। सही उत्तर ए होगा, ए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, 1970 में हुआ था। आगे देखिए 33 पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है।
पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, याद रखिएगा। पर्यावरण मित्र कब होगा? कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तब नहीं। कृषि में रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तब नहीं। कृषि में बिना खाद और कीटनाशी के प्रयोग से नहीं, जैविक खाद के प्रयोग से। जैविक खाद मतलब रासायनिक खाद नहीं, फैक्ट्री वाला खाद नहीं, जो घरों के आसपास गड्ढा में खेत में बनाई जाती है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट मल मूत्र से और घर में प्रयोग होने वाला फल सब्जी के छिलका से, ठीक है, जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, जिसको प्योर नेचुरल प्राकृतिक जैविक खाद कहते हैं, जिसमें मिट्टी का उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बना रहता है। उसमें पाया जाता है केचुआ, जिसको पर्यावरण मित्र किसान का मित्र कहते हैं। 33 का ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 34 34 को पढ़िए। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, याद रखिएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि को रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकांश लोगों को, श्रमिकों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। लगभग 3 भाग में 2/3 भाग 70 से 72% लोगों को प्राथमिक क्षेत्र कृषि से अपना आजीविका रोजगार प्राप्त होता है। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग से मिलता है 10% लोगों को रोजगार, और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र से मिलता है 18% लोगों को रोजगार। सबसे अधिक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से अधिक श्रमिकों को, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 34 का ए होगा, ए। आगे देखिए 35 निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक, ठीक है। निर्माण मजदूर को बोलेंगे ऑप्शन बी, दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक, यानी जो ईंट भाटा में काम करता है, घरों के निर्माण में काम करता है, डेली बेसिस पर यहाँ वहाँ जो काम करता है दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पर, उसको बोलेंगे दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक यानी निर्माण मजदूर। 35 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 36 नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन, इसका मतलब जिसका उत्पत्ति लगातार नए रूप में होते रहता है, जिसका निर्माण नया नया उत्पत्ति होते रहता है, उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए, वनों में पेड़ लगातार उगते रहते हैं। ऑप्शन बी, समुद्र में मछलियां लगातार बढ़ते रहती है। दोनों होगा, ए और बी, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला नया लगातार नहीं बनता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल कैसे बना? लाखों साल पहले भूकंप आता था, ज्वालामुखी फटता था, तो जीव जंतु, पेड़ पौधा मिट्टी के नीचे दब गया। ऊपर से उच्च ताप और उच्च दाब पड़ने के कारण धीरे धीरे कोयला पेट्रोल डीजल में परिवर्तित हो गया, जो बार बार नया नया नहीं होगा। जब भूकंप आएगा तब होगा, ठीक है, लेकिन नया अपने से नहीं होगा, बार बार नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला को बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। लेकिन वनों में पेड़ लगातार उगते रहते हैं, समुद्र में मछलियां लगातार बढ़ते रहती है। ए और बी दोनों होगा, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 37 चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना उद्देश्य था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। 1973 में उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए रैनी गांव के लोग खेजरी वृक्षों की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कहते हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किया था 1973 में। 37 का ए होगा, ए, हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। 37 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 38 पढ़िए। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये सब गैस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में जब वृद्धि होता है तो वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, वर्षा कम होती है, खेती कम होती है। इसको बोलेंगे वैश्विक उष्णता, खूब गर्मी आएगा, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सही उत्तर होगा डी, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। 38 का डी। आगे देखिए 39 पढ़िए। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध है सामूहिक खेती से, कलेक्टिव फार्मिंग से, यानी सामूहिक खेती से। 39 का ए होगा, ए।
आगे देखिए 40 मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन। चीन सबसे अधिक डेवलप है। चीन सभी मार्ग में, सभी रास्तों पर प्रथम स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय कहाँ ज्यादा है? चीन में। ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है चीन में। मानव विकास संकेतों के आधार पर डेवलप कौन है? चीन। याद रखिएगा, असंभव को संभव बनाना कोई चीन से सीखे, उसका डायलॉग है। ठीक है। चीन पूरे विश्व में डेवलप में, खोज में प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। चलिए, सही उत्तर बी होगा, बी। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।